नमस्कार, एगोनिस्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर किडनी फेलियर के अंदर यूज होने वाली मेडिसिन्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस सेगमेंट के अंदर हम सबसे पहले एंटी हाइपरटेंसिव यानी ब्लड प्रेशर को कम करने की दवाओं के बारे में स्टडी करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ वो दवाइयाँ होती है जो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका जो पेशेंट पर ट्रीटमेंट होता है वो इंडिविजुअलाइज होता है, मतलब पेशेंट टू पेशेंट जो एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ होती है वो चेंज होती रहती हैं। पर्टिकुलरली किसी पेशेंट पे कोई एंटी हाइपरटेंसिव दी जाती है, किसी पे कोई एंटी हाइपरटेंसिव होती है। ये इसका जो चयन होता है वो आपका डॉक्टर करता है। उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स के बेस करके वो उसका चयन करता है। जैसे लेवल ऑफ किडनी डिजीज यानी आपकी किडनी कितनी ज़्यादा डैमेज हुई है, एज क्या है आपकी, प्रोटीन यूरिया यानी आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन कितना लीक हो रहा है, उन सभी को कंसीडर करके एक प्रॉपर एंटी हाइपर मेडिसिन का चयन किया जाता है। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन का जो रिजल्ट होता है वो हमें तुरंत नहीं दिखाई देता, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। लंबे समय तक जैसे जैसे आप एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयाँ इस्तेमाल करते हो तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, जिससे जो किडनी डिजीज की प्रोग्रेस है उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इसमें दो बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। एक तो जैसे आप किसी दिन कोई बीपी की दवाई मिस कर देते हो लेना, तो अगले दिन ऐसा नहीं है कि आप उसको दो मात्रा में या डबल मात्रा में ले लें, क्योंकि वो भी किडनी को नुकसान पहुंचाती है। दूसरा है रिफिल टाइमली। रिफिल टाइमली का मतलब होता है कि जैसे आपको पता है कि आपकी एंटी हाइपरटेंसिव यानी बीपी को कम करने वाली दवाइयाँ जो है वो 5 दिन तक चलेगी, तो उससे पहले ही अपने आप को आगे की मेडिसिन के लिए व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास मेडिसिन कम पड़ जाए और आप मेडिसिन ना लो और आपका बीपी बढ़ता चला जाएगा, जो किडनी के लिए नुकसानदायक होता है। आज हम कुछ स्पेसिफिक एंटी हाइपरटेंसिव या बीपी को कम करने वाली दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे जो किडनी के रोगों में यूज होती है। इसमें आते हैं जैसे एसीई इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एसीई इनहिबिटर की क्या पहचान होती है कि ये प्रिल से इनका नाम खत्म होता है, जैसे कैप्टोप्रिल हो गया, इनालोप्रिल हो गया, लिजिनोप्रिल हो गया। और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसार्टन यूज होता है, टेल्मिसार्टन यूज होता है। अब इन मेडिसिन की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे ये मेडिसिन क्या करती है कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है किडनी के अंदर, उस सिस्टम के ऊपर काम करके, स्पेशली किडनी के अंदर काम करके ब्लड प्रेशर को कम करती है। अब इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन है, कुछ विशेषताएं हैं, वो है ये बीपी तो कम करती ही करती है, उसके साथ जो प्रोटीन यूरिन के अंदर लीक हो रहा है, प्रोटीन जो यूरिन के अंदर लीक आउट हो रहा है, उसको भी कम करने के लिए सहायक है। साथ के साथ इसकी एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज ये है इन दोनों प्रकार की दवाइयों की कि ये ब्लड के अंदर पोटेशियम के लेवल को बढ़ा देती है। पोटेशियम के लेवल बढ़ने के कारण जो है हार्ट का रिदमिक सिस्टम किडनी पेशेंट में डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आप ये दवाइयाँ लेते हो तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो कि आप या तो पोटेशियम की डाइट में कटौती करो अगर आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है, या कोई बेटर अल्टरनेटिव उसके अंदर फाइंड आउट करो। वैसे तो ये मेडिसिन दिन के टाइम भी ली जा सकती है, लेकिन इवनिंग के टाइम पर अगर लो तो ये बेटर काम करती है। दूसरी इसके अंदर क्लास आती है लूप और थायराइड डाययूरेटिक। लूप डाययूरेटिक इसलिए बोला गया इनको क्योंकि जो नेफ्रॉन होती है उसमें लूप ऑफ हैनल होती है, उसके ऊपर काम करती है, इसलिए इसको लूप डाययूरेटिक बोला गया है। लूप डाययूरेटिक में जनरली फुरेसेमाइड जिसको हम लेसिक्स बोलते हैं, टोरसेमाइड जैसे डाइटोर जिसको डाइटोर बोला जाता है, क्लोरथैलिडोन आती है, हाइड्रोक्लोरथायजाइड है, इस प्रकार की दवाइयाँ जो यूज होती है इसके अंदर। अब ये क्या करती है, ये जो बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर और साल्ट होते हैं उसको रिमूव आउट करने का काम करती है, क्योंकि अगर बॉडी में एक्सेस वाटर और साल्ट इकट्ठा हो जाता है तो उसकी वजह से बॉडी में फ्लूइड रिटेन हो गया। एक तरीके से रिटेन होने से हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में। साथ के साथ अपना फेस हो गया, हैंड हो गया, फीट हो गया, उनके ऊपर स्वेलिंग आती है। तो ये क्या करता है कि यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, जिससे हमारी जो स्वेलिंग होती है बॉडी में वो कम हो जाती है। दूसरी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी हेल्पफुल होती है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात ये है कि ये यूरिन बनाता नहीं है, ये यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है। जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं जहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो गया उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है, ना कि यूरिन बनाता है।
अब इसकी कुछ खास बातें होती है, जैसे जब भी आप डायबिटिक यूज कर रहे हो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, तो उस समय सोडियम और उससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको कम कर देना होता है या बंद कर देना होता है बिल्कुल भी। और डाइट के अंदर वाटर भी थोड़ा कम करना होता है, क्योंकि जितना वाटर आप लोगे और जितने सोडियम के प्रोडक्ट आप लोगे उतना ही ज़्यादा वर्क इन लूप डायरेटिक या थायराइड डायरेटिक को उस वाटर को बाहर निकालने के लिए करना पड़ेगा। और इसका टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना पड़ता है अपने को। डायरेटिक का टाइमिंग इसकी ज़्यादातर हम सुबह ही रखते हैं, या अगर 2 टाइम दी जाती है तो सुबह और दोपहर में रखी जाती है। शाम को रात को इसलिए नहीं लेते, अगर पेशेंट रात को डायरेटिक लेगा तो पूरी रात वो यूरिन आउटपुट करते करते परेशान हो जाएगा। वैसे भी थका हुआ होता है किडनी का पेशेंट, तो उसकी दिक्कतें बढ़ सकती है। इसमें एक कंडीशन आती है सन सेंसिटिविटी डायरेटिक्स में। सन सेंसिटिविटी का मतलब है जैसे आप टोरसेमाड यानी डाइटोर यूज कर रहे हो या थायजाइड डायरेटिक यूज कर रहे हो, क्लोरथैलिडोन, हाइड्रोक्लोरथायजाइड या फ्रुसेमाइड लेसिक्स जिसको बोलते हैं, तो उसमें एक स्पेशल कंडीशन ऐसी आती है कि अगर पेशेंट इन डायरेटिक को यूज करके दोपहर के टाइम पे यानी जब धूप ज़्यादा होती है यानी 10 बजे से सुबह लेके या 3 बजे के बीच में बाहर जाता है, तो उसकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम, ईचिंग या सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। तो उससे बचने का हमारे पास 2 उपाय है। या तो वो पहला तो क्या है कि इस ड्यूरेशन में वो बाहर ही नहीं जाए, सन एक्सपोजर से बचे। दूसरा वो क्या कर सकता है कि अगर उसको इतना अर्जेंट होता है तो सन ब्लॉक कोई भी क्रीम लगा के वो बाहर जाए, जिससे वो क्या है कि सूरज की इस प्रभाव से बच सके। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी जो इसके अंदर आती है एंटी हाइपरटेंसिव में, वो है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या, ये किस प्रकार काम करते हैं पहले ये जान लेते हैं। ये करते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनको डायलेट कर देते हैं, उनको ओपन कर देते हैं, जिससे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाता है। इसमें काफ़ी तरह की मेडिसिन आती है, डिल्टीजिन आती है, अम्लोडिपिन आती है, निफेडिपिन आती है, वेरापामिल आती है। ये अलग अलग मेडिसिन है। कुछ मेडिसिन की हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे डिल्टीजिन ब्लड प्रेशर को कम करती है, लेकिन इसकी थोड़ी सी एक डिसएडवांटेज बोल सकते हैं कि ब्लड प्रेशर को कम करने के साथ साथ ये हार्ट रेट को भी कम करती है। हार्ट रेट को कम करती है जिससे बॉडी में थकान आ जाती है, हेडेक की समस्या यानी सिर दर्द की समस्या होती है। और एक इसको कभी भी स्टेटिन्स यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो दवाइयाँ होती हैं उसको स्टेटिन्स कहते हैं, उनके साथ नहीं लिया जाता, क्योंकि स्टेटिन्स की मात्रा को ब्लड के अंदर ये बढ़ा देती है। जब भी स्टेटिन्स के साथ अगर डिल्टीजिन को लिया जा रहा है तो अपने फिजिशियन से ये कंसल्ट करना होता है कि उनकी डोज को किस प्रकार से एडजस्ट किया जाए। आगे इसमें आते हैं अम्लोडिपिन और निफेडिपिन। ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। निफेडिपिन भी एक बहुत अच्छा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। ये जो है वो अगर आप वैसे भरे पेट भी लेते हो लेकिन खाली पेट लेते हो निफेडिपिन को, तो ये अच्छा काम करता है। इवनिंग टाइम के अंदर भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसका क्या है इनका दोनों का कि हार्ट रेट को बढ़ाता है, स्वेलिंग इनकी वजह से क्या है कि वैसोडाइलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो वैसोडाइलेशन होने की वजह से हेडेक की समस्या होती है और एक स्वेलिंग हो सकती है किसी पोर्शन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से। और अम्लोडिपिन के साथ अगर हम स्टेटिन्स लेते हैं यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाएं, उसमें विशेषज्ञ आते हैं, जैसे सिम्वास्टेटिन लिया जाता है। तो सिम्वास्टेटिन अगर अम्लोडिपिन के साथ लेते हैं तो वो ब्लड के अंदर सिम्वास्टेटिन के लेवल को काफ़ी ज़्यादा रेज करता है। इसलिए इसके अंदर भी फिजिशियन से कंसल्ट करके उसकी डोज को एडजस्ट करवाना जरूरी होता है कि इनके डोज को इस प्रकार से एडजस्ट करें कि एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ाए ना। जैसे ये बढ़ा देगा इसका इफेक्ट को अगर इसकी मात्रा ब्लड में सिम्वास्टेटिन की बढ़ जाती है। तो एंटी हाइपरटेंसिव में आज इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम एंटी डायबिटिक कौन सी यूज होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ के साथ अदर्स जैसे कौन सा इसके अंदर ब्लड बढ़ाने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है, ठीक है। और जैसे फास्फोरस को बाइंड करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है। इस प्रकार की और भी मेडिसिन है, जैसे एसिड ज़्यादा बन गया है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किडनी डिजीज़ की सेगमेंट को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।